जब हम झारखंड के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे मन में जंगल, पहाड़ और आदिवासी संस्कृति की एक तस्वीर उभरती है। लेकिन इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। एक ऐसा हिस्सा जो झारखंड की आबादी का लगभग 60% है, पर जिसके बारे में बात बहुत कम होती है। और यही आज हमारी चर्चा का विषय है। हम झारखंड के उन मूल निवासियों की बात कर रहे हैं जो आदिवासी नहीं हैं, पर जिनकी जड़ें इसी जमीन में हजारों साल पुरानी हैं। इन्हें सदान कहा जाता है। बिल्कुल। हमारे पास एक बहुत ही विस्तृत लेक्चर और कुछ अध्ययन नोट्स हैं जो इस अनकही कहानी पर रोशनी डालते हैं। तो आज हम इसी एक तरह से गुमनाम नायक यानी सदान समुदाय को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनके बिना झारखंड की कहानी कैसे अधूरी है। ये पड़ताल न सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए जरूरी है, बल्कि हर उस इंसान के लिए दिलचस्प है जो भारत की विविधता को समझना चाहता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये सदान मैं कौन और ये शब्द सदान, इसका मतलब क्या है? देखिए, सदान झारखंड के गैर आदिवासी मूलवासी हैं, यानी वे लोग जो इस क्षेत्र के मूल निवासी तो हैं, लेकिन आदिवासी या जनजातीय समुदाय से नहीं आते। अच्छा। दोनों समुदायों के बीच जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक अंतर बताया गया है वो उनकी जीवन शैली का है। जीवन शैली का? हाँ। अच्छा, किस तरह का अंतर? सदान समुदाय की पहचान उनकी स्थायी कृषि से जुड़ी है। ये एक ही जगह पर बसकर एक ही जमीन पर पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते रहे हैं। वहीं जनजातीय समुदायों का जीवन ऐतिहासिक रूप से ज्यादातर कबीलाई और कुछ हद तक घुमंतू रहा है, जो जंगल और उसके संसाधनों पर ज्यादा निर्भर थे। और ये सदान शब्द कहाँ से आया? हाँ, इसकी उत्पत्ति बहुत ही काव्यात्मक है। सदान शब्द सद और आन से बना है। सद और आन? हाँ, सद और आन, जिसका मतलब है बस जाना या विश्राम करना। नागपुरी भाषा में इसकी तुलना सद परिवाह से की गई है। सद परिवाह मतलब वो कबूतर जो घरों में बस जाते हैं, जंगली कबूतरों या वन परिवाह की तरह नहीं। बिल्कुल। ये तो कितनी खूबसूरती से एक शब्द में उनकी पूरी जीवन शैली को समेट देता है। वो कबूतर जो कहीं दूर से नहीं आया, बल्कि यहीं घर बनाकर बस गया। बिल्कुल। ये रूपक उनके स्थायी निवासी होने के गुण को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। ये वो लोग हैं जो यहीं के होकर रह गए। ये तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ एक उलझन पैदा होती है। क्या सदान कोई एक जाति है, जैसे हम ब्राह्मण, राजपूत या कुर्मी की बात करते हैं? नहीं, और इस बात को समझना इस पूरे विषय का सार है। सदान कोई एक जाति नहीं, बल्कि एक बहुजातीय समुदाय है। ये एक छाते की तरह है, जिसके नीचे कई अलग अलग जातियां और उपजातियां आती हैं। अच्छा। इसमें ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी, भूमिहार, कुम्हार, कुर्मी, लोहार, सोनार सब शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम सदान को एक सिंगल वोट बैंक या एक जैसी सोच वाले समूह के तौर पर नहीं देख सकते। बिल्कुल नहीं। इनके अंदर भी अपनी अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक परतें होंगी। निश्चित रूप से। और इन जातियों को भी हमारे स्रोत दो श्रेणियों में बांटते हैं, जो इनकी जड़ों के बारे में और भी गहरी जानकारी देता है। पहली श्रेणी में वो जातियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाई जाती हैं। सिर्फ झारखंड में? हाँ, सिर्फ झारखंड में। जैसे बड़ाइक, प्रमाणिक, भुइयां, रौतिया, पाइक और स्वांसी। अगर ये जातियां सिर्फ झारखंड में मिलती हैं, तो इसका मतलब है कि इनका जन्म और विकास इसी मिट्टी पर हुआ, ये कहीं बाहर से नहीं आए? सही पकड़ा। इन्हें हम मूल सदान कह सकते हैं। और दूसरी श्रेणी में वो जातियां हैं जो देश के दूसरे हिस्सों में भी हैं, जैसे ब्राह्मण, राजपूत वगैरह। अच्छा। ये जातियां इतिहास के अलग अलग दौर में झारखंड आकर यहीं बस गईं। तो ये बात तो साफ हो गई कि सदान होना किसी एक जाति की पहचान नहीं है। ये तो इस जमीन से जुड़ाव और यहाँ बसकर एक खास तरह की जिंदगी जीने की पहचान है। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। ये पहचान जाति पर नहीं, कर्म और स्थान पर आधारित है। और ये विविधता सिर्फ जातियों तक ही सीमित नहीं है। भाषा और धर्म में भी यही देखने को मिलता है। अच्छा, भाषाओं में भी? हाँ, सदानों की अपनी भाषाएं हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से सदानी भाषा कहते हैं। इनमें नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया और कुरमाली प्रमुख हैं। और ये भाषाएं आदिवासी भाषाओं से अलग हैं? हाँ, ये आदिवासी भाषाओं जैसे मुंडारी या संथाली से अलग हैं। और धर्म के मामले में? धर्म के मामले में भी एक गुलदस्ता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले सदान हैं, जो प्राचीन काल से यहाँ रह रहे हैं। वाह!
जनसंख्या के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी संख्या हिंदू सदानों की है और उनके बाद इस्लाम को मानने वालों की। और जैसा आपने शुरू में कहा था, इन सबको मिलाकर ये झारखंड की कुल आबादी का लगभग 60% हिस्सा बनते हैं। 60%, ये आंकड़ा बार बार चौंकाता है। तो ये लोग जो इतनी सारी जातियों, भाषाओं और धर्मों से आते हैं, वे जमीन पर आए कैसे? क्या सब एक साथ आए या इसके पीछे कोई लंबा इतिहास है? एक बहुत लंबा और दिलचस्प इतिहास है। इन सदानों का आगमन एक बार में नहीं, बल्कि कम से कम 3 बड़ी लहरों में हुआ। अच्छा, 3 लहरों में। तो पहली लहर कौन सी थी? पहली लहर में सबसे प्राचीन सदान आते हैं, जिन्हें हम मूल सदान कह सकते हैं। ये वही जातियां हैं जिनका जिक्र हमने पहले किया, जो सिर्फ झारखंड में पाई जाती हैं। माना जाता है कि इनमें से कुछ तो आदिवासी समुदायों के आने से भी पहले यहां बस गए थे। ये जमीन की मतलब नींव है। और दूसरी लहर, ये कब और क्यों आई? दूसरी लहर ज्यादा संगठित तरीके से आई। ऐसा माना जाता है कि पहली शताब्दी में, जब यहाँ नागवंशी शासकों का राज था। नागवंशी शासक? हाँ, तो उन्होंने अपने राजकाज में मदद के लिए बनारस जैसे क्षेत्रों से कई परिवारों को लाकर यहाँ बसाया। 1 मिनट, लेकिन नागवंशी शासकों को बाहर से लोगों को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उस समय के स्थानीय आदिवासी समुदायों में प्रशासन या लेखा जोखा संभालने वाले लोग नहीं थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं देते, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। उस समय का राजकाज, जिसमें जमीन का हिसाब किताब, करो वसूलना और दस्तावेज बनाना शामिल था, उसके लिए खास तरह की क्या कहते हैं विशेषज्ञता की जरूरत थी। अच्छा। जो शायद उस समय स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं थी। तो ये लोग अपने साथ प्रशासन और लेखा जोखा का ज्ञान लेकर आए। इससे यहाँ के समाज में एक नया शहरी या प्रशासनिक वर्ग जुड़ गया। समझ गई। तो ये दूसरी लहर एक तरह से स्किल्ड माइग्रेशन थी। और तीसरी लहर? तीसरी लहर को नूतन सदान यानी नए सदान कहा जाता है। ये ब्रिटिश काल के दौरान आए। अच्छा, ब्रिटिश काल में। हाँ, लेकिन इन्हें कोई राजा या शासक लेकर नहीं आया। ये लोग रोजगार और व्यापार के मौकों की तलाश में खुद यहाँ कर बसे। ये अपने साथ बाजार और व्यापार का एक नया नजरिया लेकर आए। तो हर लहर ने झारखंड की संस्कृति में कुछ नया जोड़ा। बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि झारखंडी संस्कृति एक तरह की खिचड़ी है। पहली लहर ने चावल और दाल यानी बुनियाद डाली। दूसरी लहर ने घी और मसालों मतलब प्रशासन और व्यवस्था का तड़का लगाया। और तीसरी लहर ने अचार और पापड़ साथ में परोस दिए। हाँ, अचार और पापड़ यानी बाजार और व्यापार। हर लहर ने इस खिचड़ी में अपना एक अलग स्वाद मिलाया। वाह, ये खिचड़ी वाली बात कमाल की है। तो हमने ये समझ लिया कि सदान कौन है और वे यहाँ अलग अलग समय में आकर बसे। जाहिर है, इतने लंबे समय तक यहाँ रहने के लिए उन्होंने कोई ना कोई स्थायी तरीका तो अपनाया होगा। उनके जीवन यापन का आधार क्या था? समाज का ढांचा कैसा था? जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, इनका मुख्य पेशा शुरू से ही कृषि रहा है। ये उन्नत और स्थायी कृषक रहे हैं। और समाज का ढांचा पितृसत्तात्मक है, यानी परिवार में पिता या पुरुष मुखिया होता है। इन नोट्स में शारीरिक बनावट या प्रजाति को लेकर भी एक बिंदु उठाया गया है। ये थोड़ा अकादमिक है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे समझना जरूरी है। हाँ, और इसे सही संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। ये एक अकादमिक वर्गीकरण है जिसका आज के सामाजिक जीवन से कोई सीधा लेना देना नहीं है। ठीक है। इसके अनुसार झारखंड के आदिवासियों को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड श्रेणी में रखा गया है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, इसका सरल भाषा में क्या मतलब है? सरल भाषा में इसका मतलब है कि उनके कुछ शारीरिक लक्षण जैसे कदकाठी और बनावट ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से मिलते जुलते माने जाते हैं। ओके। वहीं सदानों की जड़ें आर्यन या द्रविड़ प्रजातियों से जोड़ी जाती हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप के बाकी हिस्सों में भी पाए जाते हैं। ये वर्गीकरण सिर्फ उनके अलग अलग ऐतिहासिक मूल को दिखाता है। तो यहाँ एक कमाल का विरोधाभास सामने आता है। प्रजातीय मूल अलग, भाषाएं अलग, कई जातियां अलग, फिर भी ये लोग हजारों सालों से एक ही जगह पर रह रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकला? आदिवासी और सदान समुदायों के इस लंबे सह अस्तित्व ने झारखंड को आखिर दिया क्या? और यही इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका नतीजा ये निकला कि झारखंड में कोई एकल संस्कृति नहीं जन्मी, बल्कि एक सम्मिश्र संस्कृति मतलब एक कॉम्पोजिट कल्चर का विकास हुआ। एक मिलीजुली संस्कृति। हाँ, ये आदिवासी और सदान संस्कृति के हजारों वर्षों के मेलजोल एक दूसरे में घुलने मिलने से बनी है। क्या हम इसका कोई ठोस उदाहरण देख सकते हैं? त्योहारों में, संगीत में या शायद खान पान में? बिल्कुल।
आप इसे उनके त्योहारों में साफ देख सकते हैं। कर्मा पूजा को ही लीजिए। ये प्रकृति की पूजा का त्योहार है, जिसे आदिवासी और सदान दोनों ही बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा, दोनों मनाते हैं? हाँ, दोनों। हो सकता है उनके मंत्र या कुछ रस्में थोड़ी अलग हों, लेकिन त्योहार की आत्मा एक ही है, अच्छी फसल और भाई बहन का प्यार। हजारों साल से एक साथ रहते हुए दोनों समुदायों ने एक दूसरे से बहुत कुछ लिया और दिया है। उनकी भाषाएं, उनके रीति रिवाज, उनका संगीत, सब एक दूसरे में इस कदर घुल मिल गए हैं कि आज उन्हें अलग करना नामुमकिन है। मतलब ये वही खिचड़ी है जिसकी बात आप कर रहे थे। चावल और दाल दोनों के अपने अपने दाने अलग हैं, लेकिन जब वे हजारों साल तक एक ही बर्तन में साथ पकते हैं तो एक नया स्वाद बनता है, जो न सिर्फ चावल का है और न सिर्फ दाल का। बिल्कुल, वही स्वाद झारखंडी पहचान है। आपने इसे एकदम सही शब्दों में बयां किया है। यही मिलावट, यही फ्यूजन झारखंडी संस्कृति की असली पहचान और ताकत है। और इस पहचान का राजनीतिक महत्व भी बहुत गहरा है। आप झारखंड राज्य के गठन की तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ, और ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए एक बेहद जरूरी तथ्य है। लेक्चर में साफ कहा गया है कि साल 2000 में झारखंड राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ, जैसा कि भारत में कई राज्यों का हुआ है। अच्छा, इसका आधार यही विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान थी। मतलब ये तर्क दिया गया कि बिहार की संस्कृति और इस आदिवासी सदान मिश्रित संस्कृति में इतना अंतर है कि इसे एक अलग प्रशासनिक इकाई होना चाहिए। बिल्कुल, ये आदिवासी और सदान संस्कृति की मिलीजुली विरासत ही थी, जिसके आधार पर एक अलग राज्य की मांग की गई और उसे पूरा किया गया। तो झारखंड राज्य का अस्तित्व ही इस सम्मिश्र संस्कृति का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो आज की बातचीत से एक बात तो साफ है, सदान झारखंड की पहचान का वो हिस्सा है जिसके बिना झारखंड अधूरा है। ये कोई एक समुदाय नहीं, बल्कि कई जातियों, भाषाओं और धर्मों का एक गुलदस्ता है, जिसने झारखंड की संस्कृति को और भी ज्यादा रंगीन और गहरा बनाया है। निश्चित रूप से झारखंड को पूरी तरह से समझने के लिए वहां के आदिवासियों के साथ साथ सदानों के इतिहास, समाज और योगदान को समझना भी उतना ही जरूरी है।